हेलो, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम हिंदी व्याकरण के विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है अनुस्वार। इस वीडियो में हम अनुस्वार के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और अंत में अनुस्वार पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखेंगे, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारियों में कुछ सहायता प्राप्त होगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अनुस्वार कहते किसे हैं, अनुस्वार का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और अनुस्वार को पंचवर्ण में बदलने का क्या नियम है और अनुस्वार का प्रयोग करते हुए हमें किन किन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इन सभी प्रश्नों के बारे में जब हम विस्तार पूर्वक जानेंगे तो अनुस्वार के बारे में आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी वो जरूर हल हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अनुस्वार कहते किसे हैं। अनुस्वार की परिभाषा इस तरह से है। अनुस्वार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है अनु जमा स्वर, जिसका अर्थ हुआ स्वर के बाद आने वाला। क्योंकि अनु का अर्थ ही होता है बाद में या पीछे, तो अनुस्वर अर्थात स्वर के पीछे आने वाला। और अनुस्वार का उच्चारण जब हम करते हैं तो उसमें अंग की ध्वनि होती है जो मुख से निकलती है। और जब हम हिंदी में अनुस्वार को लिखते हैं, यानी जब हम हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, तो शिरोरेखा के ऊपर जो है हम बिंदु लगाकर इसका प्रयोग करते हैं। शिरोरेखा किसे कहते हैं? शिरोरेखा कहते हैं जब हम किसी शब्द के ऊपर जो ये लाइन ड्रॉ करते हैं उसको शिरोरेखा कहा जाता है। और जब हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो इसी शिरोरेखा के ऊपर जो है बिंदु लगाकर उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए बिंदु में भी अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, यानी शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु जो है हमने लगाया है, उसे ही अनुस्वार कहते हैं। इसी तरह से हम हिंदी भाषा में जो है अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुस्वार स्वर के बाद इसकी ध्वनि जो है नाक से निकलती है। हिंदी भाषा में लिपि में अनुस्वार का चिन्ह यानी बिंदु के रूप में जो है इसे लगाया जाता है। स्वर के बाद आने वाला व्यंजन क्यों कहा गया है? क्योंकि जो अनुस्वार है वो व्यंजन है, स्वर नहीं है। आपको हिंदी वर्णमाला में ज्ञात होगा कि स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। तो जो व्यंजन है 33 व्यंजन है, उनमें से जो पंचम वर्ण होते हैं उन वर्णों को जो है अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, यानी उन्हीं के जो ध्वनि निकलती है उसे ही अनुस्वार के रूप में लगाया जाता है। लेकिन स्वर के बाद उसका प्रयोग होता है, इसलिए कहा गया है कि जो अनुस्वार है वो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। अब हम बात करते हैं अनुस्वार के प्रयोग की। अनुस्वार का जो प्रयोग है वो पंचम वर्णों के स्थान पर किया जाता है। पंचम वर्ण यानी न, 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 म, इनके स्थान पर जो है हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। यानी जहां पर भी ये पांच वर्ण आएंगे इनको बदल कर जो है हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। तो इनको बदलने के कुछ नियम होते हैं। चलिए इनके नियमों को जानते हैं। अनुस्वार को पंचाक्षर में बदलने के क्या नियम होते हैं? जो अनुस्वार का चिन्ह का प्रयोग होता है उसके बाद जो आने वाला वर्ण है वो जिस वर्ग का होगा, अनुस्वार का चिन्ह जो है उसी वर्ग के पंचम वर्ण का स्थान लेगा और उसी की उच्चारण ध्वनि भी निकालेगा। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो हम बिंदु का प्रयोग करते हैं वो तो हम पंचाक्षर के स्थान पर कर रहे हैं, लेकिन जब आप उस बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके मन में ये संदेह उत्पन्न हो सकता है कि आप वो बिंदु जो है किस पंचाक्षर के स्थान पर कर रहे हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले पंच जो वर्ग हैं, जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसमें 5 जो हैं वो वर्ग होते हैं, वो 5 वर्गों में बांटा गया है। आपको सबसे पहले उनका ज्ञान, जब आपको उन पंच वर्ग के बारे में ज्ञान होगा तभी आपको पता चलेगा कि आपका जो अक्षर है, आपका जो अनुस्वार है वो आपके किस वर्ग से रिलेटेड है और उस वर्ग में कौन सा पंचाक्षर प्रयोग किया जाता है और आप किस पंचाक्षर के स्थान पर बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम हिंदी वर्णमाला के पंच वर्ग के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। हिंदी वर्णमाला के 5 वर्ग हैं। कौन से? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग यानी क, ख, ग, घ, ञ। चवर्ग यानी च, छ, ज, झ, ण। टवर्ग कहा जाता है ट, ठ, ड, ढ, ण को। तवर्ग कहा जाता है त, थ, द, ध, न को। और पवर्ग यानी कि प, फ, ब, भ, म। यानी जो पहले पहले अक्षर हैं क, च, ट, त, प, इन्हीं पर जो है इन वर्गों के नाम रखे गए हैं: कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग।
अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो अनुस्वार आप प्रयोग कर रहे हैं वो किस वर्ग से रिलेटेड पंचाक्षर का आप प्रयोग कर रहे हैं। जैसे अगर कोई क ख ग घ इनमें से आपके पास कोई वर्ण है और उसके बाद जो है अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, तो आपको पता चलेगा कि कवर्ग यानी क ख ग घ के बाद अगर किसी अनुस्वार का प्रयोग हुआ है तो वहां पर आप य का प्रयोग कर रहे हैं, यानी य के स्थान पर आप उस अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरह से अगर कहीं पर च छ ज झ है तो वहां पर अनुस्वार का प्रयोग जो है वो य के स्थान पर किया जा रहा है। उसी तरह से ट ठ ड ढ के बाद जो है अनुस्वार का प्रयोग है तो वो ण के स्थान पर उसका प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह से किसी भी वर्ग के बाद जो है जिस भी अनुस्वार का प्रयोग हुआ है वो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। इसको और अच्छे से जानने के लिए हम उदाहरण देखेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो सके। यहाँ पर उदाहरण देखिए, यहाँ पर है गंगा, चंचल, झंडा, गंदा, कंपन। इन उदाहरणों में अगर आप अपने राइट साइड में देखेंगे तो वहां पर देखिए अनुस्वार का प्रयोग केवल बिंदु के रूप में हुआ है। फिर चाहे आप अपने लेफ्ट साइड में देखिए, आप यहाँ पर पंचाक्षर अलग अलग हैं, लेकिन राइट साइड में जो हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है वो केवल बिंदु के रूप में किया है। अगर आपको ये ज्ञात करना है कि आपने ये जो बिंदु है, ये जो अनुस्वार है वो किस पंचाक्षर के स्थान पर किया है, तो उसके लिए देखिए जैसे यहाँ गंगा में जो हमने ये अनुस्वार का प्रयोग किया है उसका प्रयोग देखिए ग के ऊपर किया गया है। अतः जो ये अनुस्वार का चिन्ह है वो य के स्थान पर प्रयोग हुआ है, यानी जो पंचवर्ण है य उसके स्थान पर हमने यहाँ पर ये अनुस्वार का प्रयोग किया है, यानी ये कवर्ग की श्रेणी से आता है। चंचल में जो ये अनुस्वार का चिन्ह है वो चवर्ग का वर्ण है, यानी चौक के बाद लगाया गया है। अतः जो ये अनुस्वार का चिन्ह है ये य के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है और ये इसी की साउंड भी निकालेगा, यानी जो उच्चारण होगा वो य का ही होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो अनुस्वार है वो इस य का किया गया है। यानी जब आप इसका शुद्ध रूप लिखेंगे तो आप यहाँ पर न नहीं लिख सकते हैं या म नहीं लिख सकते हैं, वो अशुद्ध हो जाएगा। जब भी आप शुद्ध रूप लिखेंगे तो यहाँ पर जब आप अनुस्वार को हटाएंगे तो ये वाला ही य लिखेंगे। अब अगला देखिए झंडा। झंडे में देखिए जो ये अनुस्वार का प्रयोग हुआ है ये टवर्ग के जो श्रेणी है उसके आधार पर हुआ है, यानी जो ड है वो टवर्ग की श्रेणी में आता है और जो ये अनुस्वार का चिन्ह है वो ण के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है और ण की ही उच्चारण ध्वनि निकालेगा। जब आप इसका शुद्ध रूप लिखेंगे तो यहाँ पर ये ही ण लिखेंगे, इसके स्थान पर यदि आप न या दूसरा ण लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो आपका अशुद्ध हो जाएगा। जब भी आप शुद्ध रूप लिखें तो यहाँ पर ण ही लिखना है। इसी तरह से देखिए जो गंदा है उसमें जो द है वो तवर्ग श्रेणी से आता है, तो यहाँ पर जो है न का प्रयोग हुआ है क्योंकि त थ द ध का जो पंचम अक्षर है वो न है। लास्ट में देखिए कंपन। कंपन में जो अनुस्वार का प्रयोग हुआ है वो हुआ है पवर्ग के ध्वनि के आधार पर, यानी जो प है वो पवर्ग के श्रेणी में है। अतः यहाँ पर जो है म का प्रयोग हुआ है क्योंकि प फ ब भ म जो है उसका पंचम वर्ण है, इसलिए जो है यहाँ पर पंचाक्षर का जो प्रयोग होता है वो वर्गों के आधार पर किया जाता है, यानी जो पंचवर्ग है उसके आधार पर ही जो है अनुस्वार का प्रयोग होता है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि जो आपका अनुस्वार का जो प्रयोग हुआ है वो किस पंचाक्षर के आधार पर हुआ है, यानी किस पंचाक्षर के स्थान पर जो है उस अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अब हम चर्चा करते हैं अनुस्वार के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर, जिसके आधार पर जो है आपकी परीक्षा की तैयारियां भी हो जाएगी और आपको परीक्षा में अपने अनुस्वार को चुनने में जो है सहायता प्राप्त होगी। तो चलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तो में से उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। यानी आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपने सही ऑप्शन को चूज करना है जिसमें सही स्थान पर जो है अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। पहला है जंगल, दूसरा है जंगल, तीसरा है जगल, चौथा है जंगल। अब यहाँ पर देखिए जो पहला है जंगल और लास्ट वाला है जंगल, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि जो बीच के हैं उसमें जो तीसरा जो ऑप्शन है उसमें तो कहीं पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ ही नहीं है, तो वो तो आपका ऑप्शन हट जाता है। दूसरा जो है उसमें जो आप उच्चारण करते हैं वो देखिए ज गल
यानी ज के बाद जो ग है उसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, तो आपका ये जो उच्चारण है वो जंगल जो है वो सही नहीं होता है। तो जो पहला और चौथा है उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो चौथा है उसमें अनुस्वार नहीं बल्कि उसमें अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, इसलिए वो भी आपका ऑप्शन हट जाता है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। और वैसे भी जो चौथा ऑप्शन है, जब आप अपना उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण होता है जंगल, यानी उसका जो अनुनासिक है वो नाक और मुंह दोनों से उसकी जो उच्चारण ध्वनि है वो निकल रही है, लेकिन जो अनुस्वार है उसकी जो उच्चारण ध्वनि है वो केवल नाक से निकलती है। यानी जो पहला ऑप्शन है जंगल, वो जो है आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको उचित स्थान पर जहां पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है उस शब्द को चुनना है। तो पहला है गणतंत्र, दूसरा है ध्वनिया, तीसरा है गणतंत्र, चौथा है ध्वनिया। अब देखिए जो पहला ऑप्शन है उसमें तो कहीं अनुस्वार का प्रयोग किया ही नहीं है, इसलिए वो साइड कर देते हैं। दूसरा है उसमें भी कहीं पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है, तो उसे भी हम साइड कर देंगे। तीसरा और चौथा है गणतंत्र और ध्वनिया। तो यहाँ पर जो गणतंत्र है वो हमारा सही ऑप्शन है, वो है ध्वनिया। तो यहाँ पर जब आप उच्चारण कर रहे हैं ध्वनिया, तो ये जो या है उसकी जो उच्चारण ध्वनि है वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तो यानी यहाँ पर जो है अनुनासिक का प्रयोग होना था, यहाँ पर अनुस्वार प्रयोग हुआ है, तो ये उचित नहीं है, वो गलत है। इसलिए हमारा जो तीसरा ऑप्शन है गणतंत्र, वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा हमारा प्रश्न है, संधि में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर मानक रूप लिखिए। इस तरह से परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको एक शब्द दिया है संधि, आपको उसमें उचित स्थान पर अनुस्वार लगाना है, यानी जो इसमें न का प्रयोग हुआ है उसके स्थान पर आपको अनुस्वार लगाना है। तो पहला ऑप्शन है संधि, दूसरा है सधि, तीसरा है सधि, चौथा है संधि। अब यहाँ पर देखिए तीसरा और जो दूसरा ऑप्शन है उसमें कहीं पर भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हम उसको साइड कर रहे हैं। पहला और चौथा जो ऑप्शन है वहां पर आपने सीधे सीधे ये ध्यान में रखना है कि आपको अनुस्वार लगाकर जो है इसका मानक रूप जो उचित स्थान पर लगाया है उसे चूज करना है। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, इसलिए वो गलत है। और जो चौथा ऑप्शन है संधि, वो सही है, यानी स के ऊपर बिंदी लगेगी तभी जो है आपका अनुस्वार लगा हुआ जो मानक रूप है वो सही होगा। यदि जो ये बिंदी है वो धी के ऊपर लगा होता तो वो गलत हो जाता और उसका उच्चारण भी गलत होता। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है संधि, वो सही है। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से अनुस्वार के उचित प्रयोग वाले शब्द छांटकर लिखिए। यानी यहाँ पर भी आपको अनुस्वार का जो उचित प्रयोग हुआ है जहां पर उसे ही छांटकर लिखना है। पहला ऑप्शन है कंपन, दूसरा है कंपन, तीसरा है कगन और चौथा है पुण्य। तो यहाँ पर देखिए जो आपके 4 ऑप्शन है उसमें से जो पुण्य है उसमें भी गलत स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि अगर ये जो अनुस्वार का प्रयोग है वो पू के ऊपर होता तब ये जो है आपका सही होता। जो कंगन है वो उसमें आपका सही होता। जो कंगन है वो उसमें भी जो है जब आप उच्चारण कीजिए कंगन, यानी क के ऊपर जो है आपका अनुस्वार होना चाहिए था, तब जो है आपका कंगन सही होता। दूसरा ऑप्शन है कंपन, यानी यहाँ पर म का प्रयोग किया गया है, लेकिन हमें कहा गया है कि अनुस्वार के उचित प्रयोग वाले शब्द को छांटना है। कंपन सही है, लेकिन इसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें पंचम जो वर्ण है उसका प्रयोग हुआ है। पहला जो ऑप्शन है कंपन, ये जो है हमारा सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है, संबंध में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर मानक रूप लिखिए। यहाँ पर भी आपको संबंध में जहां पर उचित स्थान पर अनुस्वार लगाए गए हैं उसको जो है छांटना है। तो 4 ऑप्शन है सबद, संबंध, संबंध, सबंध। तो यहाँ पर देखिए जो पहला है उसमें कहीं पर भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए वो हमारा गलत हो गया। दूसरा जो है वो है संबद्ध, यानी यहाँ पर एक जो हमारा पंचाक्षर है म, उसके जो है अनुस्वार का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन जो दूसरा हमारा संबंध का बंध का जो न है पंचाक्षर, उसका यहाँ पर जो है अनुस्वार के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये गलत होगा। उच्चारण के आधार पर भी आपको पता लग जाता है। तीसरा जो है वो है संबंध, यानी ये हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि चौथे में भी स के बाद जो म है उसका अनुस्वार यहाँ पर प्रयोग में नहीं किया गया है। तो जो तीसरा है हमारा संबंध, वो हमारा सही ऑप्शन है। छठा प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित शब्दों में से उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर भी आपको जो है उचित स्थान पर जहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है उस शब्द को छांटना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सुंदर, सुदर, सुदर, सुदर। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है सुंदर, वो हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन है उसमें अनुस्वार नहीं अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, और तीसरे में जो है गलत स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है और उच्चारण भी जो है हम गलत कर देंगे। और जो चौथा है वो है सुदर, वो उसमें नहीं है, इसलिए ये सब गलत है। जो हमारा पहला ऑप्शन है सुंदर, वो जो है हमारा सही उत्तर है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर भी आपको वो शब्द चुनना है जिसमें सही स्थान पर जो है अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है ग गा, दूसरा है गंगा, तीसरा है अंक, चौथा है सुंदर। तो यहाँ पर देखिए जो पहला है उसमें गंगा में गलत स्थान पर जो है अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। दूसरा ऑप्शन में बिल्कुल सही स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो सही होगा। अंक में भी जो है गलत स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। इसमें जब आप उच्चारण करते हैं अंक, यानी अ के ऊपर जो है अंक की बिंदी होनी चाहिए थी, अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए था, इसलिए जो है ये गलत है। और जो चौथा है उसमें सुंदर में जो है र पर गलत तरीके से अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सुंदर में र पर जो है अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि सुंदर में जो है केवल एक जगह पर ही पंच है। अब जो हमारा दूसरा ऑप्शन है गंगा, वह हमारा सही उत्तर है। 8वां प्रश्न है, अंक में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर मानक रूप लिखिए। यहाँ पर अंक में देखिए आपको अनुस्वार लगाकर मानक रूप लिखना है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, अंक, अक, अंक, अंक। अब जो पहला ऑप्शन है उसमें देखिए गलत स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, दूसरे में अनुस्वार का प्रयोग ही नहीं हुआ है, तीसरे में सही स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अंक जब हम उच्चारण कर रहे हैं अंक यानी अ के बाद ही हम जो है अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए जो है ये सही है। जो चौथा है वहां पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि गलत जो पंचाक्षर है उसका प्रयोग हुआ है। देखिए जो अंक है अपने प्रश्न में देखिए उसमें सही पंचाक्षर का प्रयोग हुआ है, यानी ये कवर्ग की श्रेणी से है, इसलिए इसमें ञ का प्रयोग होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर देखिए चौथे ऑप्शन में लिखा गया है न, यानी जो त थ द ध न है, यानी जो तवर्ग है उस द ध न है, यानी जो तवर्ग है उसके पंचाक्षर का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से आप अपने सही और गलत यानी शुद्ध और अशुद्ध रूप को देख सकते हैं कि आप इस तरह से भी अपने जो अनुस्वार है उसको जब आप पंचाक्षर के रूप में बदलेंगे तो किस तरह से गलत लिख सकते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो हमारा सही है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से अनुस्वार के उचित प्रयोग वाले शब्द छांटकर लिखिए। यानी इसमें से आपको सही जो अनुस्वार का उचित प्रयोग हुआ है जहां पर उस शब्द को चूज करना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, नांद, अंक, पसंद, कंचन। तो यहाँ पर देखिए जो पहला है नांद, तो इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, यानी अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे साइड कर दीजिए। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें गलत स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि अंक में आपने से पहले प्रश्न में देखा कि उसमें अ के ऊपर जो है बिंदी का प्रयोग होता है, अनुस्वार का प्रयोग होता है, यहाँ पर क के ऊपर है, इसलिए ये गलत है। अनुस्वार का प्रयोग होता है यहाँ पर क के ऊपर है, इसलिए ये गलत है। पसंद, पसंद यानी स पर जो है हम जोर लगा रहे हैं अनुस्वार का, तो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल सही है। और कंचन में देखिए न पर जो है अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये गलत है। अतः जो हमारा तीसरा ऑप्शन है पसंद, वो हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 है, दंड में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर मानक रूप लिखिए। यहाँ पर देखिए दंड जो ड है वो ट ठ ड ढ की श्रेणी से है, यानी टवर्ग की श्रेणी से है, इसलिए यहाँ पर कौन से पंचाक्षर का प्रयोग हुआ है, ण का प्रयोग हुआ है। तो हमें इसे बदल कर जो है अनुस्वार लगाना है, वो भी सही स्थान पर, उसको जो है हमने चूज करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, दंड, दंड, दड और दंड। तो यहाँ पर देखिए जो पहला है दंड, वही जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि दंड यानी द के बाद जो है हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, तो यानी द के ऊपर। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो है दंड, उसका प्रयोग किया गया है, यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं है। फिर भी देखिए कि यहाँ पर पंचाक्षर भी गलत है। जो हमारे प्रश्न में दंड है उसमें देखिए ण का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर जो है हम न का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये गलत है। और तीसरा जो ऑप्शन है उसमें भी गलत स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, और चौथे ऑप्शन में जो ड है वही गलत है, यानी ये अशुद्ध रूप है, इसलिए हम इसे गलत कर।
11 निम्नलिखित शब्दों में से उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। यानी आपको यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसमें से जो आपको सही स्थान पर जहां पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है उस शब्द को चूज करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कितु, परंतु, खंडो, नीद। तो यहाँ पर देखिए कितु, कितु में जो है कहीं पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन किंतु होता तो यहाँ पर की के ऊपर जो है अनुस्वार का प्रयोग होता। परंतु है परंतु, यानी र के ऊपर हम अनुस्वार का जो उच्चारण ध्वनि है वो हम जब हम उच्चारण कर रहे हैं तब हमें प्रयोग में लाई जा रही है, तो यहाँ पर परंतु, तो ये बिल्कुल सही है, यानी हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। तीसरा ऑप्शन है खंडो। खंडो को देखकर जो है आपको लग सकता है कि ये तो सही है क्योंकि ख के बाद तो हम अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए खंडो, यानी डो में भी जो है हम अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं ध्वनि में, लेकिन यहाँ पर जो है कहीं पर भी डो में अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये गलत है। नींद, नींद में भी जो है अनुस्वार का प्रयोग जो है नी के ऊपर होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं है, इसलिए जो हमारा दूसरा ऑप्शन है परंतु वो हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें अनुस्वार का प्रयोग होता है। यानी यहाँ पर जो है आपको जो शब्द दिए गए हैं उसमें से हमें उस शब्द को चुनना है जिसमें अनुस्वार का प्रयोग सही हुआ है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, कंगन, गंगा, पथ, बिंदु। तो यहाँ पर देखिए जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो गंगा, पंथ, बिंदु सब में जो है हम अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर कहीं पर भी गंगा, पंथ और बिंदु में अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल कंगन में हुआ है, इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है वही हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 है, पंथ में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर मानक रूप लिखिए। यानी पंथ में जो है हमें उचित स्थान पर अनुस्वार लगा होगा जहां पर उस शब्द को चूज करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पंथ, पथ, पथ और पंथ। यहाँ पर देखिए जो पहला है पंथ वही हमारा सही उत्तर है क्योंकि इसमें सही स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, यानी प के ऊपर। तो दूसरा जो है वहां पर पथ में जो है गलत स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये गलत है। तीसरे में कहीं पर भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है, और जो चौथा है उसमें एक तो अनुनासिक का प्रयोग हुआ है और लास्ट में जो है थ की जगह त का प्रयोग हुआ है, यानी ये अशुद्ध भी है। अतः जो हमारा पहला ऑप्शन है पंथ वो हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित शब्दों में से अनुस्वार के उचित प्रयोग वाले शब्द छांटकर लिखिए। यानी जिसमें सही स्थान पर उचित प्रयोग हुआ है अनुस्वार का, उसे जो है हमने चूज करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, शब्द, मुंबई, अंक, प्रारंभ। तो यहाँ पर देखिए जो शब्द है उसमें तो कहीं पर भी अनुस्वार का प्रयोग होता ही नहीं है, इसे ये गलत है। और मुंबई, मुंबई देखिए यहाँ पर जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, मुंबई। तो ये हमारा सही उत्तर होगा क्योंकि अक में जो है फिर से देखिए अंक में अ के होना चाहिए था, यहाँ क के ऊपर लगाया है, फिर भी ये गलत है। और प्रारंभ यानी प्रारंभ में भी जो है प्रारंभ र के ऊपर जो है अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अतः जो मुंबई है जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 है, कंठ में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर मानक रूप लिखिए। यानी हमें सही रूप लिखना है, वो चूज करना है कहां पर सही रूप है, वो है कंठ। तो पहला जो देखिए पहला है कंठ, दूसरा है कंठ, तीसरा है कठ, तो चौथा है कंठ। तो यहाँ पर देखिए जो पहला ऑप्शन है उसमें ण जो है वो पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया है, लेकिन जो अनुस्वार होता है वो जो आधा अर्ध जो ण होता है, यानी अर्ध जो पंचाक्षर होते हैं उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, ये जो है गलत है। दूसरा है कंठ, ये हमारा देखिए उच्चारण के अनुसार भी सही है, कंठ यानी क के ऊपर अनुस्वार होना चाहिए और यहाँ पर क के ऊपर ही है, क के ऊपर ही है। अतः ये हमारा सही उत्तर होगा क्योंकि तीसरे में ठ के ऊपर अनुस्वार लगाया गया है जो गलत है, और चौथे में तो गलत पंचाक्षर का ही प्रयोग किया गया है। अतः हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित शब्दों में से उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर भी हमें अनुस्वार का जहां पर उचित प्रयोग हुआ है उस शब्द को चूज करना है। तो पहला है मत्र, दूसरा है दिनांक, तीसरा है श्रृंगार, चौथा है प्रसन्न। तो यहाँ पर जो पहला है मत्र यानी म के ऊपर जो है अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर त्र के ऊपर है, अतः ये गलत है। दिनांक में जो है ना के ऊपर जो है अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं किया गया है, अतः ये भी हमारा उत्तर नहीं है। तीसरा है श्रृंगार, यहाँ पर देखिए उच्चारण कीजिए श्रृंगार, यानी ये बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा उत्तर है। क्योंकि चौथे में भी प्रसन्न यानी प्रसन्न न जो है या तो डबल होना चाहिए था, और अगर हम
सौ के ऊपर जो हमने अनुस्वार का प्रयोग करना था, अतः यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो सही उत्तर है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें अनुस्वार का प्रयोग होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। वाद्य यंत्र, दूसरा है श्रृंगार, चौथा है वाद्य यंत्र, चौथा है संपन्न। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वाद्य यंत्र, तो यहाँ पर देखिए यंत्र में य के ऊपर अनुस्वार होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर त्र के ऊपर है, अतः ये गलत है। श्रृंगार, श्रृंगार हमने पहले इससे प्रश्न में देखा था किस तरह से शुद्ध लिखा जाता है, यानी श्री के ऊपर जो है अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, अतः ये गलत है। तीसरा है वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र यानी य के ऊपर अनुस्वार का जो हम ध्वनि कर रहे हैं वो य के ऊपर होनी चाहिए, यहाँ पर य के ऊपर ही है, अतः ये हमारा सही उत्तर है। और संपन्न में जो है अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है, पंचाक्षर का प्रयोग हुआ है, अतः हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18, घंटी में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर मानक रूप लिखिए। घंटी में हमने उचित स्थान पर अनुस्वार लगा होना चाहिए, उस शब्द को चूज करना है। 4 ऑप्शन है। घटी, घंटी, घंटी, घंटी। तो पहले में तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः ये गलत है। दूसरे में घंटी, अनुस्वार उच्चारण फिर से कीजिए, घंटी, यानी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि घंटी जो हमारा उच्चारण हो रहा है उसमें घ के ऊपर अनुस्वार होना चाहिए, और यहाँ पर भी घ के ऊपर ही है, अतः हमारा दूसरा जो है वो सही है। क्योंकि तीसरे में जो है गलत पंचाक्षर का प्रयोग हुआ है, और चौथे में जो है अनुस्वार का नहीं अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, और इसका उच्चारण भी जो है मुख और नासिका दोनों से हो रहा है, अतः हमारा जो दूसरा है वही हमारा सही उत्तर है। निम्नलिखित शब्दों में से अनुस्वार के उचित प्रयोग वाले शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पर भी आपको अनुस्वार का जहां पर उचित प्रयोग हुआ है उस शब्द को चूज करना है। पहला है प्रसन्न, दूसरा है गेंद, तीसरा है चोच, चौथा है लंबा। तो यहाँ पर देखिए पहले में कहीं पर भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः ये हमारा उत्तर नहीं है। दूसरा है गेंद, फिर से उच्चारण कीजिए, गेंद, ग के ऊपर जो है ए और न की ध्वनि आ रही है, यानी गेंद, इसलिए हमारा ये सही उत्तर है। तीसरा है चोंच, चोंच में जो है अनुस्वार की ध्वनि आ रही है, लेकिन यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः यह गलत है। और लंबा, लंबा में जो है ल के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बा के ऊपर है, अतः ये भी गलत है। इसलिए दूसरा जो हमारा ऑप्शन है गेंद, वो हमारा सही उत्तर है। 20वां प्रश्न है, मंडल में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर मानक रूप लिखिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपने सही जहां पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है मंडल में उसे चूज करना है। पहला है मंडल, दूसरा है मॉडल, तीसरा है मडल, चौथा है मंडल। तो पहला देखिए मंडल, फिर से उच्चारण कीजिए, मंडल, ये हमारा सही उत्तर है। दूसरा है मॉडल, यानी ये तो हमारे विपरीत है, ये तो हमारा उत्तर हो ही नहीं सकता। और तीसरा है मडल, यानी यहाँ पर भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है। और चौथा है मंडल, इसका फिर से उच्चारण कीजिए, मंडल, यानी ये म जो है वो मुख और नासिका दोनों से हो रहा है, यानी ये अनुनासिक है, इसलिए जो है हमारा जो पहला ऑप्शन है मंडल, वही हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित शब्दों में से उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। यानी जो उचित स्थान पर जहां पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है उसे जो है हमने चूज करना है। पहला है गंध, दूसरा है सुगंधित, तीसरा है सुगंध, चौथा है गंध। तो यहाँ पर जो पहला ही ऑप्शन है गंध, वो हमारा सही उत्तर है, क्योंकि उच्चारण कीजिए गंध, ये जो हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है गंध, यानी जो ग है उसका जो उच्चारण है वो केवल नासिका से हो रहा है और अनुस्वार भी नासिका से ही होता है, अतः ये हमारा सही उत्तर है। क्योंकि दूसरा है सुगंधित, यानी सुगंधित होता तो यहाँ पर ग के ऊपर अनुस्वार होता, सुगंध जो है वो भी इसमें कहीं था है गंध, ये भी जो है मुख और नासिका दोनों से इसका उच्चारण हो रहा है, अतः ये अनुनासिक है, इसलिए ये गलत है। गंध में जो है केवल अनुस्वार का प्रयोग होता है, अनुनासिक का नहीं, इसलिए पहला हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें अनुस्वार का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, कंपन, कचन, पतंग, दिनाक। तो यहाँ पर जो पहला है कंपन, वही हमारा सही उत्तर है, क्योंकि कंपन, कम, यानी देखिए जब आप उच्चारण कर रहे हैं कंपन, क में ही जो है हमें अनुस्वार का जो उच्चारण हो रहा है वो क में ही हो रहा है, और यहाँ पर भी क के ऊपर ही अनुस्वार है, अतः ये हमारा सही उत्तर है। क्योंकि कंचन, पतंग और दिनाक तीनों में जो है कहीं अनुस्वार है और कहीं पर गलत स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। 23वां प्रश्न है, गंगा में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर मानक रूप लिखिए। गंगा में जो है हमें उचित स्थान पर अनुस्वार लगाना है, वो जो है हमें चूज करना है। पहला ऑप्शन है
गंगा, दूसरा है गंगा, तीसरा है गंगा और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो चौथा जो ऑप्शन है वो तो हटा दीजिए और जो 3 ऑप्शन है उसमें से जो तीसरा ऑप्शन है गंगा, उसमें जो है सही स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, अतः ये जो है हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि दूसरे में गलत पंचाक्षर का प्रयोग हुआ है और जो पहला है उसमें गा के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, जबकि जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो ग में जो है अनुस्वार का उच्चारण कर रहे हैं। तो इसलिए तीसरा जो है गंगा वो हमारा सही है। प्रश्न नंबर 24वां है, निम्नलिखित शब्दों में से अनुस्वार के उचित प्रयोग वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चंचल, प्रसन्न, मंजुला, सुंदर। तो यहाँ पर जो चंचल और सुंदर है उसमें अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, जबकि यहाँ पर भी अनुस्वार का ही प्रयोग होना चाहिए था, इसलिए ये अशुद्ध हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है प्रसन्न, उसमें तो अनुस्वार का प्रयोग ही नहीं हुआ है, इसलिए वो भी हमारे ऑप्शन से हट जाता है। और जो तीसरा रह जाता है मंजुला, उसमें उच्चारण कीजिए मंजुला, मंजुला, यानी जो अनुस्वार का जो हम उच्चारण कर रहे हैं वो म में कर रहे हैं और यहाँ पर म के ऊपर ही अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, अतः ये सही है, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है मंजुला। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 में है, प्रारंभ में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर मानक रूप लिखिए। यानी प्रारंभ में हमने उचित स्थान पर जहां पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है उस ऑप्शन को चूज करना है। 4 ऑप्शन है, प्रारंभ, 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 प्रारंभ। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रारंभ, प्रारंभ, यानी ये हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि र में ही जो है हम अनुस्वार का उच्चारण कर रहे हैं। दूसरा है प्रारंभ, यानी हम अनुस्वार का उच्चारण तो र में कर रहे हैं लेकिन लगा कहाँ रहे हैं, भ में, इसलिए ये गलत है। और तीसरा है प्रारंभ, यानी प्रा में भी हम अनुस्वार लगा रहे हैं और र के बाद भी जो है हम पंचाक्षर का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ये गलत है। और जो चौथा है वो है प्रारंभ, पर भी हम गलत तरीके से अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं और लिख भी गलत रहे हैं, यानी ये अशुद्ध है। इसलिए जो हमारा पहला ऑप्शन है प्रारंभ वही हमारा सही उत्तर है। तो इस वीडियो में हमने इतने ही बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस किया है। अगर आप और ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न ढूंढना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या उनको पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन की साइट पर जाकर जो है सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको अनुस्वार के और भी बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से अनुस्वार से संबंधित आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो गया होगा और अपने अन्य विषयों में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।